Hello everyone, welcome back to our new video, Cold War Part 5. My name is Harsh Singh. I'm a student of Shivaji College, University of Delhi of third year, 6th semester of BA program with subject combination History and Political Science. This video is actually the continuation of our previous video in which we discussed some important reasons of the Cold War. In this video, we will be discussing what are the responsibilities of USA, which means United States of America, and USSR, which is Union of Soviet Socialist Republics. What were their responsibilities in the Cold War? We will be discussing about that. This is gonna be a very interesting video. So without any further delay, let's start the topic. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएसए और यूएसएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी कोल्ड वॉर में। इनको जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी हमारे बताया था कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम एज ए रीजंस भी देख सकते हैं कि कोल्ड वॉर के रीज़न के तौर पे भी हम इनको देख सकते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसने कोल्ड वॉर को एक तरीके से प्रोवोकेशन का काम किया, कोल्ड वॉर को बढ़ाने का काम किया। There are some activities of USSR which annoyed the US and the Western powers, जो कि हम अब डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की थी यूएसएसआर ने जो कि यूएस और वेस्टर्न पावर्स को अनॉय कर रही थी, परेशान कर रही थी और अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी, जो कि कोल्ड वॉर का रीज़न भी बनी। तो यूएसएसआर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस प्रकार से हैं। रशियन अनविलिंगनेस टू अलाउ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन द टेरिटरीज लिबरेटेड फ्रॉम द नाजीज एंड सुपर इम्पोजिंग communist governments there, especially in Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Yugoslavia, Bulgaria, Albania and East Germany. रशिया की जो अनविलिंगनेस थी एक अलाउ करने के लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की, जैसे कि बात की गई थी, मैंने पहले भी बोला था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का प्रॉमिस किया था स्टालिन ने कि ये जो लिबरेटेड कंट्रीज़ हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इनमें हम डेमोक्रेटिक फ्री फेयर इलेक्शंस करवाएंगे और उसके बाद यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टैब्लिश करेंगे। बट जैसे कि मैंने बोला था, स्टालिन ने और यूएसएसआर ने अपना जो प्रॉमिस था उसको पूरा नहीं किया और वहाँ पे उन्होंने कम्युनिस्ट रिजिम्स को इंस्टॉल कर दिया था। तो ये जो अनविलिंगनेस थी अलाउ करने के लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को उन टेरिटरीज़ में जो कि लिबरेट हुई थी नाजी से जो लिबरेट हुई थी, और वहाँ पे सीधा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को इम्पोज कर देना, ये जो था ये परेशान कर रहा था यूएस को और वेस्टर्न पावर्स को। स्पेशली उन्होंने कहा क्योंकि किन किन स्टेट्स में उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट को प्लेस कर दिया था, इंस्टॉल कर दिया था, वो थे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया, युगोस्लाविया, बुल्गारिया, अल्बेनिया एंड ईस्ट जर्मनी। अगला पॉइंट जैसे कि हम देख रहे हैं, रशिया का रिफ्यूज़ल एक तरीके से हमें देखने को मिला था। रशियाज़ रिफ्यूज़ल टू विड्रॉ हर फोर्सेस फ्रॉम ईरान। ईरान से अपने फोर्सेस को, अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए जब बात कही गई थी तो रशिया ने उस टाइम पर मना कर दिया था। वेयर एज ब्रिटेन और यूएसए जो थे उन्होंने अपनी फोर्सेस को विड्रू कर लिया था, और ईरान जो था वहीं पर ब्रिटेन और यूएसए से मतलब ये चीज़ हमें देखने को मिली थी दैट ईरान, वेयर एज ब्रिटेन एंड द यूएसए विड्रू देयर पोस्टल। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सोवियत यूनियन का जो प्रेशर था ग्रीस और टर्की पे, वो एक लगातार बढ़ता जा रहा था। सोवियत यूनियन अपने प्रेशर को ग्रीस और टर्की पे लगातार बढ़ा रहा था। वो कैसे बढ़ा रहा था? वो सपोर्ट कर रहा था ऐसी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को, यहाँ पे ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को, और वो भी कम्युनिस्ट की, उन कंट्रीज़ के अंदर टर्की और ग्रीस, इन दोनों ही कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट की जो एक्टिविटीज़ थी, सबवर्सिव एक्टिविटीज़, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो कि परेशान कर देने वाली होती हैं, ट्रबल क्रिएट करती हैं किसी देश के लिए, उन एक्टिविटीज़ को कम्युनिस्ट की सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन, जो कि परेशानी का कारण बन रही थी यूएस के लिए और वेस्टर्न पावर्स के लिए। वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ थी, यूके, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, इन सब के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो चीज़ें थीं, ये सब जो है लगातार एक और लेवल को इंक्रीज़ करने का काम कर रही थी। कोल्ड वॉर के रीज़न में ये अपना जो है योगदान लगातार देती जा रही थी। जो सोवियत यूनियन था वो डिस्ट्रॉय कर रहा था जर्मन इंडस्ट्रीज़ को, लगातार डिस्ट्रॉय करता जा रहा था और ट्रांसफ़र कर रहा था, वहीं साथ के साथ ट्रांसफ़र भी कर रहा था जो कॉस्टली जर्मन मशीन्स थीं। क्योंकि उस टाइम पे जब हम ध्यान दें, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था उस टाइम पे रशियन इकोनॉमी जो थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इट वाज़ वेरी वीक। द सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये चीज़ भी ध्यान देने वाली है कि रशिया के बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस टाइम पर, कि रशियन इकोनॉमी जो थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और
जो रशियन मिलिट्री थी उस टाइम पर वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब फ़ाइट के लिए भेजा जाता था तो वहाँ पे ऐसा कई हिस्टोरियंस ने बताया है कि जब फ़ाइट के लिए भेजते थे अपने ट्रूप्स को रशियंस, तो गवर्नमेंट की तरफ से कई क्योंकि वहाँ पे अ, इतनी ज़्यादा हथियारों की कमी पड़ चुकी थी, पैसों की इतनी कमी पड़ चुकी थी कि रशियंस अपने कई ट्रूप्स को तो बिना हथियारों के भेज दिया जाता था और ये बोला जाता था बल्कि कि वहाँ पे जाकर देखिए और जो डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, अगर कुछ हथियारों में कुछ गोली, बारूद, बंदूक बचा है, तो उसको यूज़ कीजिए और उसके ज़रिए लड़िए, नहीं है तो हाथों से लड़िए जाके सीधा। तो ये जो चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा ये शो कर रही थी कि रशिया जो था उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था। और ये चीज़ यहाँ पर इसीलिए ध्यान देने वाली है कि सोवियत यूनियन जो है वो जब जर्मन इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो इसीलिए वो साथ के साथ ट्रांसफ़र कर रहा था कॉस्टली जर्मन मशीन्स को भी वापस से रशिया में एज़ अ रेपरेशन के तौर पे। रेपरेशन यानी कि जो एक तरीके से भार डाल दिया गया था जर्मनी के ऊपर कि हाँ, युद्ध जर्मनी की वजह से ही हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी की वजह से हुआ था, तो उसको पे बैक करना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड को कुछ ना कुछ। तो जर्मनी से बहुत हद तक रेपरेशंस लिए गए थे और जर्मनी का जो रेपरेशन जो उससे माँगा गया था, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में था और उससे अमाउंट के साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें माँगी गई थीं। ख़ैर वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। बट रेपरेशन के तौर पे जो मशीन्स साथ के साथ जर्मनी से वापस लाई जा रही थी, वो जर्मन इकोनॉमी को, एक तो रेपरेशन जो था वो परेशान कर रहा था, वो उसको निचोड़े जा रहा था जर्मन इकोनॉमी को और युद्ध से तो वो वैसे ही परेशान हो चुके थे, उनकी इकोनॉमी वीक हो चुकी थी जर्मन्स की। और साथ के साथ जो रशिया रेपरेशन के तौर पे वहाँ से महँगी जो कॉस्टली मशीन्स जो थी जर्मन मशीन्स, उनको रेपरेशन के तौर पे लेके उठा के जाया जा रहा था, वो भी और ज़्यादा परेशान कर रहा था जर्मन इकोनॉमी को। एडवर्सली अफेक्ट कर रहा था ऑलरेडी रूइंड जर्मन इकोनॉमी को। ब्रिटेन और यूएसए जो थे हैड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट फॉर द रिकवरी ऑफ जर्मन इकोनॉमी। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली कि ब्रिटेन और यूएसए जो थे वो बहुत ही बड़े पैमाने पे अमाउंट्स जो थे वो निकाल रहे थे, रिलीज़ कर रहे थे जर्मन इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए, जर्मन इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए उसकी रिकवरी हो सके, ताकि क्योंकि जो सोवियत लीडर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ल एक तरीके से दे दिया था और रिकंस्ट्रक्शन जो था, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन जो था उन रीजन्स में जो सोवियत कंट्रोल के बाहर थे, आउटसाइड जो थे सोवियत कंट्रोल के, वो उन रीजन्स की यहाँ पर बात की जा रही है। परहैप्स जो मोस्ट एक्सेप्टेबल था यूएस के लिए, यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा जो था, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का था, जो कि ये प्रॉमिस करता था कि वो लोग डिस्ट्रॉयड कर देंगे हर जगह पर जो भी अमेरिकन टाइप ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम जो है। यहाँ पर ये चीज़ सोवियत यूनियन की लीडरशिप के द्वारा लगातार चलाई जा रही थी, जो कि एक और बार कह सकते हैं हम कि एक और बार ये चीज़ भी यूएस को और वेस्टर्न पावर्स को परेशान करने का काम कर रही थी, अनॉय करने का काम कर रही थी। अब हमारा ये सिक्स्थ पॉइंट जो है इसको हम देखते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स थे वो ये आर्ग्यू करते थे दैट द प्रेडिसेसर्स, जो बोल्शेविक्स के थे, जो बोल्शेविक के प्रेडिसेसर्स थे, वो भी एक्सपेंशनिस्ट थे, विस्तारवादी थे। एज अ रिजल्ट दे वर एबल टू बिल्ड ह्यूज एम्पायर ऑफ रशिया, और उसी एक्सपेंशनिस्ट विचारधारा के तहत ही वो लोग इतना बड़ा रशियन एम्पायर बना सके थे। देयरफॉर दे बिलीव दैट रशियंस आर बाय नेचर आर वॉर मॉन्गर्स, यानी कि इसी वजह से वो बिलीव करते थे कि जो रशियंस बाय नेचर हैं, ये एक तरीके की आइडियोलॉजी जो थी, वो एक मानसिकता जो थी वो क्रिएट कर दी जा रही थी कि रशियंस जो हैं वो बाय नेचर ही वॉर मॉन्गर्स होते हैं, यानी कि वो अपनी नेचर के साथ ही युद्ध करने वाले लोग होते हैं, उनकी नेचर में ही इनहेरेंट है ये कि वो युद्ध करने वाले लोग हैं। This argument was strengthened by the unwillingness of the Soviets to withdraw the Red Army from Eastern and Central Europe after the Second World War। और ये जो आर्ग्यूमेंट था कि वो रशियंस बाय नेचर इनहेरेंट वॉर मॉन्गर्स हैं, इस आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से सपोर्ट किया गया था, इट वाज स्ट्रेंथेंड एंड सपोर्टेड, किस तरीके से, जो अनविलिंगनेस थी, जो एक तरीके से सोवियत जो था वो इग्नोर कर रहा था कि कैसे उसको अपने ट्रूप्स को वापस से हटाना चाहिए था, बट वो नहीं हटा रहा था अपनी रेड आर्मी को, कहाँ से, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था। सोवियत यूनियन नहीं हटा रहा था, इस एग्जाम्पल के ज़रिए इस चीज़ को जो है लगातार सपोर्ट किया जा रहा था। अब हम यूएसए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी देख लेते हैं। रिविजनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है अमेरिका का, वो भी एक्यूज़ करता है अमेरिका को
मोर देन द यूएसएसआर, यूएसएसआर से ज़्यादा ही एक्यूज़ करता है। कुछ ऐसे एक्शंस थे यूएसए के जो कि सोवियत यूनियन को डिस्प्लीज कर रहे थे, यानी कि अनॉय कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। अब यहाँ पे यूएसए की भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं। पहला जो काम था वो ये था, जो अमेरिकन मिलिट्री थी उसका इंटरवेंशन हमें देखने को मिला था रशिया में 1918 टू 1919 में, विच वॉज एम्ड एट ओवरथ्रोइंग ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में अपने डिस्कस किया था कि वो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था, एक तरीके से अमेरिकन आर्मी ने रशिया में इंटरवीन किया था कि उस बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को ख़त्म कर दिया जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया था। और यूएसएसआर जो था वो फॉर्म हुआ था एक कम्युनिस्ट स्टेट के तौर पे, पहला कम्युनिस्ट स्टेट के तौर पे वर्ल्ड में, और यूएसएसआर सामने आया था। तो ये जो ओवरथ्रोइंग की कोशिश की गई थी, ये स्टिल अभी भी फ्रेश थी, सोवियत लोगों की मेमोरीज के अंदर ये अभी भी फ्रेश थी। दे वर ऑल्सो सस्पिशियस दैट द यूएस डिड नॉट रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट रिजाइम अंटिल 1933। और वो लोग इतने इस बात से इस और भी ज़्यादा सस्पिशियस होते जा रहे थे कि यूएसए जो था, सोवियत इस बात से और ज़्यादा सस्पिशियस होते कि यूएसए जो था उसने 1933 तक अ, जो कम्युनिस्ट रिजीम था यूएसएसआर का, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको अप्रूवल नहीं दिया था। दूसरा पॉइंट ये है, ड्यूरिंग द वॉर द सोवियत यूनियन हैड बीन गेटिंग अमेरिकन एड। वॉर के टाइम पर भी सोवियत यूनियन जो था वो अमेरिकन एड लगातार पाए जा रहा था। एंड दी किसके तहत, जो वहाँ अमेरिका की लैंड्स लीज एक्ट था उसके तहत अमेरिका लगातार एड प्रोवाइड कर रहा था। बट आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी, और जर्मनी जैसे ही हार गया, क्योंकि दोनों ही मिलकर जर्मनी को हरा रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर, जैसे ही जर्मनी हार गया, प्रेसिडेंट ट्रूमन जो थे उन्होंने एब्रप्टली कैंसिल कर दिया उस एड को भी जो वो प्रोवाइड करवा रहे थे यूएसएसआर को। और जबकि ये बात जानते हुए भी कि यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, व्हेन इट वाज मोस्ट नीडेड बाय वॉर रेवेज्ड इकोनॉमी ऑफ रशिया। जब उस टाइम पे वॉर ख़त्म हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी रशिया को पैसों की, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक एड की ज़रूरत थी, और उस टाइम पर ऐसे समय पर ट्रूमैन के द्वारा एब्रप्टली कैंसिल कर देना एड को, ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। और इसी वजह से इसे एक यूएसए की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखा जा रहा था कि यूएसए का ये योगदान था कोल्ड वॉर को बढ़ाने में। जो वेस्टर्न पावर थे हैड ऑल्सो बीन अपोजिंग द सोवियत डिमांड ऑफ रेपरेशंस, और वेस्टर्न पावर भी लगातार खुद उन्होंने जो रेपरेशंस जर्मनी से लिए थे वो उनके लिए ओके थे, इट वाज फाइन फॉर देम। बट यूएसएसआर जो रेपरेशंस की डिमांड कर रहा था उनको लगातार इग्नोर जो किया जा रहा था, वो यूएसएसआर को परेशान कर रहा था। और यहाँ पर सस्पिशन जो था वो लगातार, अगेन ये वर्ड जो है सस्पिशन, शक जो है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। और ये यूएसए की ही गलती थी। यहाँ पर हिस्टोरियंस जो हैं, रिविजनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो थिंकर्स हैं, वो ये बताते हैं कि ये यूएसए की गलती थी। दिस कन्फर्म द सोवियत व्यू, वो कहते हैं कि ये जो चीज़ थी उसने कन्फर्म कर दिया सोवियत व्यू को, दैट द वेस्ट नेवर वांटेड रशिया टू बी स्ट्रॉन्गर। और ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो वेस्ट पावर हैं, वेस्टर्न पावर ब्लॉक जो है, वो कभी भी नहीं चाहता था कि रशिया जो है वो स्ट्रॉन्गर हो। उनको ये बात पता थी कि जर्मनी की डिफीट के बाद जो है रशिया वो स्ट्रॉन्ग एक इकोनॉमी के तौर पे सामने आ सकता है, इसीलिए एब्रप्टली इकोनॉमी को भी, इकोनॉमिक एड को भी रोका गया। और जबकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एड की ज़रूरत थी। और ये चीज़ जब हुई तो ये एक तरीके से क्लियर कट नोटिस पहुंच गया एक तरीके से यूएसएसआर के पास कि हाँ, वेस्ट जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि रशिया जो है वो स्ट्रॉन्गर हो, और ग्लोबल ऑर्डर को, एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो कंट्रोल करे, अपने अंडर उसको चलाए, या यूएसए के साथ मिलकर चलाए। ऐसा कभी भी यूएसए और वेस्टर्न पावर जो ब्लॉक था वो नहीं चाहता था। तीसरा पॉइंट जो वो ये है कि जो कंटेंशन जो है, द कंटेंशन हेल्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स दैट रशिया was imposing communist government in East European countries as a part of his policy of expansion can also be repudiated on certain accounts। जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जो रशिया जो था, ऑर्थोडॉक्स का ये कहना कि जो रशिया था जो वो इम्पोज कर रहा था अपना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट को इम्पोज कर रहा था, जो न्यूली लिबरेटेड कंट्रीज़ थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उनमें वो लगातार अपना कम्युनिस्ट रिजीम इंस्टॉल कर रहा था, वो इम्पोज कर रहा था। उसके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के पार्ट के तौर पे उसको भी उन्होंने कहा कि रेपुडिएट किया जा सकता है अलग अलग अकाउंट्स पे। जैसे कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, उन्होंने कहा कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनके पास कभी भी, पहले भी, वर्ल्ड वॉर से पहले भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं रही हैं। देयरफॉर ऐसा कहना कि रशिया जो था वो एक्ट कर रहा था अगेंस्ट डेमोक्रेसी, वो बेसलेस था टोटली। क्योंकि वहाँ पर तो उन लोगों के पास पहले भी डेमोक्रेसी नहीं थी, और वो वहाँ पे कम्युनिस्ट रजीम्स को इंस्टॉल करना और ये कहना है कि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट यूएसएसआर काम कर रहा था, रशिया काम कर रहा था, वो टोटली बेसलेस हो जाता है। और उनके अकॉर्डिंग कि ये और भी ज़्यादा फन जो है वो ऐड कर देता है ऑर्थोडॉक्स व्यू में, जो कि ये क्लेम करता है अमेरिका
वॉज एन एज ए अपहोल्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कि वो अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी का अपहोल्डर है वर्ल्ड में, वो डेमोक्रेसी को ही अमेरिका ही डेमोक्रेसी को दुनिया में आगे बढ़ा रहा है। ये भी जो व्यू है ये बहुत ही वेग है, वेन है। क्यों और किस लिए? वो ये कहते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है, फॉर सेवरल टाइम्स, जो यूएस है उसने हेल्प किया है डिक्टेटोरियल रिजीम्स को स्पेन में। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं कि यूएस ने डिक्टेटोरियल रिजीम्स, जैसे कि स्पेन में एक डिक्टेटोरियल रिजीम था, उसको हेल्प की थी यूएस ने। कूप जो की थी चाइल्ड में, उसको भी हेल्प किया था यूएस ने। अनडेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी जनरल लॉन नो की कंबोडिया में, उसको भी यूएस ने हेल्प किया था। और मिलिट्री डिक्टेटर्स जैसे कि आयूब खान की गवर्नमेंट आई, याहिया खान की गवर्नमेंट आई, जियाउल हक की गवर्नमेंट आई, ये जो मिलिट्री लीडर्स थे, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडर्स थे, इनकी जो गवर्नमेंट्स आई ओवरथ्रो करके पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को, इसको भी अमेरिका ने सपोर्ट किया, यूएसए ने सपोर्ट किया। और मोनार्किकल गवर्नमेंट जैसे कि सऊदी अरबिया है, उसमें जो मोनार्किकल गवर्नमेंट है वहाँ पर, उसको भी यूएसए ने सपोर्ट किया। तो ऐसा कहना कि यूएसए जो है वो डेमोक्रेसी का अपहोल्डर है वर्ल्ड में, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। और ये था हमारा आज का वीडियो। हम आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो लगातार एक तरीके से बढ़ाने का काम कर रही थी। जो शक की सुई थी उसको लगातार बढ़ाने का काम कर रही थी। तो आज का यही था हमारा वीडियो। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो वेरियस फेसेस हैं कोल्ड वॉर के, उसको हम डिस्कस करेंगे, और उन फेसेस में हो क्या रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय।